गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने कल या आज ज्वाइन किया? आप थे पिछली क्लास में? ओके। नए में कौन आज आया है? आप हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो बेटा आप इधर बैठ जाएं, इधर आपको बोर्ड देखने में दिक्कत होगी। ये कंफर्टेबल फील करें आप वहां से, नहीं यहाँ पे आप बैठ जाएं। वैसे फर्स्ट बेंच ना बेटा हमारे यहाँ गर्ल्स की होती है, ठीक है ना? फर्स्ट सेकंड बेंच गर्ल्स की आती, तो आप पीछे चले जाएं, आप इधर आ जाएं। आप इधर बैठ सकते हैं, इधर बैठ जाइए। ओके। तो बेटा आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? और आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की, है ना? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक। इस पे क्वांटम नंबर का नोट्स सभी बच्चों को मिल गया होगा, ठीक है ना? ओके। आपको मिला बेटा नोट्स? ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमारा सबसे पहला एम क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए जरूरी क्या है कि पहले हम हर एलिमेंट के एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाए। तो जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा तब तक हम उनको प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा? तो एक कोई भी एटम है, सभी लोग जानते हैं एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? एक तो न्यूक्लियस हो गया which contains neutrons and protons, and this nucleus is surrounded by electronic cloud, ठीक है ना? and electrons line the what cells, ठीक है? और फिर आगे सब शेल एंड ऑर्बिटल्स एंड ऑल दिस थिंग्स सब होंगे। तो बेस्ट, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन उनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर हो तो बेस्ट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो एलिमेंट्स जिनके एटम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, उनके एटम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो सच टाइप ऑफ एटम्स विल बी क्लासिफाइड इन ए सेम ग्रुप। ये हमारा बेसिस होगा, और इस बेसिस को लेते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे पहचानेंगे कि सेम है या नहीं है। क्लियर? और इस रिगार्ड में सबसे पहले आज हम बात करेंगे किस पर? क्वांटम नंबर्स पर, ठीक है ना? तो क्वांटम नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स, एक आता है प्लैंक्स थ्योरी। तो जो प्लैंक्स थ्योरी थी वो बेसिकली क्या है, सब लोग जानते होंगे। इसमें कहा गया था कि जब कोई एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा तो फिक्स क्वांटा में रिलीज करेगा, फिक्स क्वांटा में होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो पहले एक टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। सपोज बेटा मान लिए, सपोज करिए एक ये वेसल है और इस वेसल में बहुत सारे ऐसे बॉल्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे से बॉल्स हैं, ठीक है ना? बॉल्स हैं, पैलेट्स हैं, और इनको हमें अगर मान लिया एक दूसरे वेसल में पोर करना है,
तो जब इनको हम पोर करेंगे इन पैलेट्स को, तो आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक प्लेट आएगा, दो आएगा, तीन आएगा। कभी ऐसा होगा कि आधी प्लेट गिरी? कभी ऐसा होगा कि दो प्लेट्स आपस में फ्यूज होकर डायरेक्ट मिल गई? नहीं। इसको हम क्या लोग कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। इवन अगर आप देखा जाए, जैसे मान लिया सपोज, मान लिया वाटर की बात करें, अगर वाटर को मैं ऐसे पोर करूंगा तो मैं लगेगा क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज हम एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड मिल रहा है। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो क्या है, इट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज वी आर पोरिंग बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट विजिबल बाय आवर आईज। हमारे आंख से नहीं बेटा दिख रहा है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स तो आ ही रहे ना, आधा मॉलिक्यूल थोड़े आएगा वाटर का। तो ऐसा ही कहा गया कि जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी, जिनको क्या कहा गया, क्वांटम कहा गया। तो अगर रेडिएशन कहीं आता है, मान लीजिए सपोज करिए यहां से ये रेडिएशन यहां पर आ रहा है, तो यानी क्या होगा, सपोज, हालांकि सभी लोग जानते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे क्या होंगे, वेवलेंथ होंगे, बहुत सारी वेवलेंथ की क्या होंगी, रेडिएशंस होंगी। उनमें से अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन की बात करें, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन की बात करें, और वो रेडिएशन मान लिया सपोज करिए यहां पर हम उसको इंपिंज करा रहे हैं, तो क्या होगा, एक फोटान, दो फोटान, तीन फोटान, यानी क्या होगा, फिक्स क्वांटा आएगा यहां पे, ठीक है ना। इसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। फिर एक और बात बेटा, जैसा मान लिया ये एक एनर्जी लेवल है E1 एंड E2, और एक यहां पर E3 है। मान लिया इसके बीच का एनर्जी गैप 2 किलो जूल है, और आपने एक यहां रेडिएशन ऐसा डाला, एक ऐसा रेडिएशन मैं डाल रहा हूं यहां पे, जिसके फोटान की एनर्जी मान लिया सपोज करिए 1.5 किलो जूल है, और मान लिया वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो क्या इस फोटान से इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट करेगा या नहीं? नहीं करेगा, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स ओनली 2 किलो जूल, और यहां फोटान क्या है, 1.5 किलो जूल का है। इट विल नॉट बी एब्सॉर्ब्ड, रादर इट विल बी व्हाट, रेफ्लेक्टेड होगा, या अदर सिस्टम में क्या होगा, एब्सॉर्ब हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन यहां पे नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसको हम 2 कर दें तो बेटा क्या होगा, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन कैन व्हाट, माइग्रेट दिस वन, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां था, मान लीजिए सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां से यहां पर और यहां से यहां तक है। मान लीजिए सपोज करिए 1 किलो जूल का ये है, और ये मान लीजिए 2 किलो जूल का है, ठीक है ना। तो अब डिपेंड करेगा ये इलेक्ट्रॉन उस समय यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, डिपेंडिंग ऑन द अदर कंडीशंस आल्सो। सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से आता है तो क्या होगा, 3 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। अगर यहां से आता है तो 1 किलो जूल रिलीज होगी। लेकिन मान लिया इसके साथ सपोज वाइब्रेशन शुरू हो गए, और वाइब्रेशन में उसकी कुछ एनर्जी यूज हो गई, मान लिया 2 किलो यूज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो प्लैंक्स थ्योरी आ गए। प्लैंक्स थ्योरी के बाद आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक आता है स्टूडेंट्स यहां पर वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स हालांकि आप लोगों के सिलेबस में ज्यादा नहीं, हम तो बस एलिमेंट्री क्वांटम के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं आपको। जैसा कि बेटा हमने पिछले क्लास में बताया था कि मान लिया दो कार हैं, अगर वो मूव कर रही किसी रोड पर, किसी की स्पीड x है, किसी की स्पीड मान लिया y है, तो मैं आपसे बोलूं कि जिस वक्त स्टार्ट हुई थी और 1 घंटे बाद उनके बीच कितना गैप होगा और कहां होंगे, अगर ये पता लगाना तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कौन सी मैकेनिक्स लगाएंगे,
न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाएं, सिंपल। जेवलिन थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन लगा देंगे। कोई पेंडुलम है, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हार्मोनिक यानी वेव मैकेनिक्स लगाना पड़ेगा। वेव मैकेनिक्स कह सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको कह सकते हैं। इसको आप लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं ना बेटा। लेकिन एक चीज और स्टूडेंट्स की वेव मैकेनिक्स में एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें डुअल नेचर होता है। क्या होता है, डुअल नेचर। इसमें हम बात करते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन जिसके बारे में सब लोग जानते होंगे, जानते हैं बेटा। और इसका इक्वेशन आप लोग जानते हैं कि इससे बना हुआ है, इज इक्वल टू एच न्यू, और एक और बेटा किससे, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इससे बना हुआ है। और फाइनली यहां पर क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो डी ब्रॉगली ने बेसिकली ये बताया कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उससे वेव जरूर एसोसिएट होती है। जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो वेव उससे एसोसिएट जरूर होगी। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सभी लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg आ जाएगा। बोलिए तो है ना। तो ऐसे में अगर इसका मास बहुत कम है तो क्या होगा, जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। वेवलेंथ सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ कि सच वेव कैन बी एक्सपीरियंस, सच वेव कैन बी व्हाट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है ना। और अगर जैसा कि हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लिया कोई हैवी लोडेड ट्रक है, उसका मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो wave will also be associated with the moving truck, but the wavelength of that wave will be what, very short। और जो हमारे सराउंडिंग में जितने ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे सराउंडिंग में जितने बेटा ऑब्जेक्ट हैं, उनके क्या साइजेस क्या हैं, बहुत बड़े हैं। और साइजेस बहुत बड़े हैं, तो जो वो ट्रक से जो वेव निकल रही है उसकी वेवलेंथ को वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि वेवलेंथ लगभग हाफ होती है उस ऑब्जेक्ट के जो कहना चाहिए साइज के कंपेरेबल होने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज बाहर जा रही है, ना बेटा, दरवाजा बंद है लेकिन मेरी आवाज बाहर जा रही है। लेकिन अगर कोई बाहर रोशनी करे तो क्या मेरे यहां तक आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। क्यों, क्योंकि साउंड का वेवलेंथ लॉन्गर है एज कंपेरिजन टू व्हाट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो अब बात उठती स्टूडेंट्स यहां पर ये कि इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर क्यों कहा गया, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर है। तो लेकिन यहां पे डोमिनेटिंग फीचर कौन सा होगा, वेव नेचर होगा, बिकॉज ऑफ इट्स लेस मास। तो अगर किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें सोचना है कि वो कहां होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, किस दिशा में होगा, ये सब पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक ऐसी मैकेनिक्स डेवलप करें जिस मैकेनिक्स में क्या हो, ये फीचर जरूर एडॉप्ट किया गया हो, क्या, डुअल कैरेक्टर। जैसे अभी हमने आपको बताया कि दो कार अगर मूव कर रही हैं तो हम आपसे कहें कि स्टार्टिंग टाइम से 1 घंटे बाद कहां होंगी, तो आपने क्या किया, उसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाई और आप लोकेट कर सकते हैं समय कार वहां पर होंगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए क्या होगा, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, जिसमें डोमिनेटिंग क्या है, वेव नेचर है। और एक और बात का ध्यान रखना है, क्या, कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, तो क्या होगा, फिक्स क्वांटा में होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा।
इन सभी को शामिल करते हुए जो मैकेनिक्स डेवलप की गई उसका नाम क्या है? वेव मैकेनिक्स। Because by studying wave mechanics, we can easily predict about the position, distance, energy, etc., orientation, etc., about the electron in an atom. समझ गए बेटा? ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद एक और चीज आता है स्टूडेंट्स कि वो जैसे हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Bugs uncertainty प्रिंसिपल। ठीक है ना? इसमें यह कहा गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ साथ एक और से, जैसे वेव मैकेनिक्स की बात तो हमने कही कि भाई इलेक्ट्रॉन, हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है ना, उसकी एनर्जी पता लगाना है, ये सब पता लगाना है। लेकिन इसमें एक क्या आ गया? ड्रॉबैक आ गया, एक लैकुना आ गया। क्या? कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम को, या किसी पोजीशन या वेलोसिटी को एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा while applying wave mechanics for location of an electron। समझ गए बेटा? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है? जैसा कि हमने आपको बताया था, ये न्यूक्लियस है, ये मान ली इलेक्ट्रॉन है। अब मान ली इस इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है। अब जरा सोचिए, एटम का साइज कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होगा? वो तो बहुत छोटा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमें लोकेट करना है तो हमें रेडिएशन डालना पड़ेगा ना। वो रेडिएशन, जो रेडिएशन हम यूज करेंगे बेटा इसको लोकेट करने के लिए, उसकी वेवलेंथ के बारे में क्या कहना होगा? उस रेडिएशन की वेवलेंथ का हाफ, जो भी मैग्नीट्यूड हो, इलेक्ट्रॉन के साइज का कंपेरेबल होना चाहिए। जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है और उस साइज का वेवलेंथ वाला रेडिएशन जब यूज करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे यहां पर रेडिएशन हम डालेंगे, व्हाट विल हैपन? जैसे रेडिएशन डालेंगे क्या होगा? इसकी वेलोसिटी वही रहेगी, बदल जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है ना? आज हम अभी इस बेंच को लोकेट करना चाहे तो यहां पे कुछ भी पोजीशन में चेंज नहीं होगी। क्यों? मास ज्यादा है और जो रेडिएशन डाल रहे हैं वो क्या है? ठीक है ना? तो अब अच्छा, इसका डायमेंशन भी बड़ा है। अच्छा, तो इसकी वेलोसिटी बेटा बदल गई। यानी यहां पर अनसर्टेनिटी किससे हुई? पोजीशन तो हम अच्छी तरीके से, काफी हद तक अच्छी तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? बदल गई। अब अगर मान लिया हम सोचें यार कोई बात नहीं, वेलोसिटी नहीं चेंज होने देते हैं, तो हमें क्या होगा? लॉन्गर वेवलेंथ लाना पड़ेगा। और लॉन्गर वेवलेंथ लाएंगे तो क्या होगा? पोजीशन एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते। तो अब किसमें अनसर्टेनिटी आ गई? पोजीशन में आ गई। तो इन्होंने कहा कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मान लिया डेल्टा एक्स आ रही, और मोमेंटम में मान लिया यहां पे अनसर्टेनिटी डेल्टा वी आ गई यहां पे, तो इट इज इक्वल टू अप्रॉक्स, यानी कितना हो जाएगा? h अपन 4 पाई, यानी क्वांटाइज्ड है। h अपन 4 पाई का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइज्ड हो गया, मतलब फिक्स नंबर है। ठीक है ना? इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा वाइल्ड। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग किसी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की बात कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लगभग इतनी दूरी पर, न्यूक्लियस से लगभग इतनी दूरी पर एक 3 डायमेंशनल रीजन है, उस रीजन में इसकी पाए जाने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। और यहीं से क्या हुआ? ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ जाता है।
समझे बेटा? तो ऑर्बिटल का बेसिकली यहां से भी मतलब है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वे मैकेनिक्स को अप्लाई किया गया, और वे जैसे हमने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था कि जैसे बेटा मान लिया ये दो पेंडुलम है, एक पेंडुलम ये आ गया और एक दूसरा पेंडुलम ये आ गया, और मान लिया इसका सपोज करिए हमने ऐसे कह दिया, इसका मान लिया यहाँ पे θ1, इसका θ2। हमने कहा बेटा इन दोनों पेंडुलम को हम जब कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्टेंट पेंडुलम सिस्टम जो बनेगा वो कंबाइन करने के बाद मान लिया 10 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन मीन पोजीशन से किधर होगी। तो आप क्या करोगे बेटा, भाई बताओगे ना यहाँ पे y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और मान लिया यहाँ पे कुछ ऐसे बना दिया, यहाँ पे इसका y2 हो गया। तो आप फिर क्या करोगे, y इज इक्वल टू रिजल्टेंट y1 प्लस y2, ठीक है ना। ए साइन मान लिया एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब ये बताएगा हमारे को, तो ठीक बेटा ऐसे ही बिल्कुल जैसा हमने पेंडुलम के लिए कहा था। देखिए इलेक्ट्रॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है, पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। हालांकि शुरुआत यही से होगी, इसी टाइप के इक्वेशन को लेकर हम लोग शुरुआत करते हैं, और इस पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या बेटा, श्रोडिंजर। उन श्रोडिंजर ने अभी जितनी हमने आपको कंसेप्ट बताए उन सभी को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन बनाई जिसका नाम क्या है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। सो दैट उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लें, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, एनर्जी कहां है, किस जगह पर है, जिस जगह पर है उसकी पोजीशन क्या है, उसका शेप कैसे है, ये सब पता लगाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसका नाम क्या है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो अगली बात आती है बेटा श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मास तो कंसीडर किया जाएगा। देखिए दोनों अंतर है, इसमें क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हुआ है, मास बदलेगा तो आपको मुझे बताइए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा, बदल जाएगा। मास बदलेगा तो क्या होगा, एसोसिएटेड वेव क्या होगी, बदल जाएगी। ऑर्बिट्स अलग अलग है, अलग अलग पेरिफेरी के हैं, समझ गए ना। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, क्या सभी में स्पीड सेम होगी, नहीं होगी। और ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड, और क्वांटाइज्ड अगर है तो यहां पे मास वेलोसिटी इन सबका कॉम्बिनेशन क्या हो, mvr इज इक्वल टू nh/2π, इसलिए मास का कंसिडरेशन जरूरी है। पढ़ा होगा ना mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये भी इंक्लूड किया गया इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते समय। क्या वो अपन का मैटर नहीं है यहां पे, ठीक है ना। तो डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर टाइम्स ए माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये ना श्रोडिंगर इक्वेशन, वैसे याद करने की जरूरत नहीं। एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और साई को वैसे हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे यहां पेंडुलम में हम वाई लेते हैं वैसे यहां पे साई। हालांकि अभी हम आपको वीबीडी पढ़ाएंगे तो इस साई का मीनिंग और अच्छा आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी इतना सोचे जैसे वाई है ना बेटा, ऐसे यहां पर क्या है, साई है।
और साई स्क्वायर क्या कहते हैं? ये तो आप सब लोग पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए थ्री डायमेंशनल रीजन। अच्छा, तो जब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो बहुत सारे क्या हो गए यहां पे, क्या है बेटा, सॉल्यूशंस आए। उनको हम लोग बोलते हैं ईजन फंक्शंस। क्या बोलते हैं? ईजन फंक्शंस, ईजन सॉल्यूशंस कहते हैं। लेकिन उनमें कुछ रियल थे, बाकी सब इमेजिनरी थे। और इन्हीं से बन गई क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्या, क्वांटम नंबर्स। और तीन जो क्वांटम नंबर हैं वो बेटा श्रोडिंगर इक्वेशन से हैं। और जो चौथी क्वांटम नंबर हमने पिछले क्लास में बताया था वो किससे है? स्पेक्ट्रल स्टडीज से, स्पेक्ट्रा स्टडीज से। आप लोग यहां तक थोड़ा सा एक ब्रीफ में नोट्स दिया हुआ है, ठीक है ना? वैसे ये पार्ट जो अभी हमने आपको बताया है, ये फिजिकल वाले सर अभी आपको मिस्टर कुंदन सिंह आपको इसको एक्सप्लेन अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताएंगे, ठीक है ना? वहां भी आता है ये, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और साथ साथ मुझे लगता है वहां भी पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स में, है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं ना? क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, स्मॉल एल, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, and the fourth one is spin quantum number. So first three from solutions of Schrodinger wave equation, and this one is from spectral studies. स्पेक्ट्रल स्टडी, ठीक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन। तो
बेटा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सभी लोग जानते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के किस सेल में है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस एटम में उस इलेक्ट्रॉन के शेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो यहां बेटा n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वैल्यूज ऑफ n 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये हो सकते हैं, इन्हीं का एक नोटेशन दिया गया है। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, वैसे नोटेशन और दिया जाता है क्या, के सेल, के एल एम एन ओ पी एन सो, ये सेल का नोटेशन दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि जो n बेसिकली, इससे हमें और क्या क्या पता चलता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस वैल्यू। मैं क्या बोला, मोस्ट ऑफ द एनर्जी associated with the electron can be determined by principal quantum number of that electron, ठीक है ना। साथ ही साथ it also determines the distance of that electron from the nucleus, कितनी लगभग दूरी पे, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वन। और एक और बात बताता है कि जो अगर शेल का नंबर कम है तो क्या होगा, एनर्जी लेवल कम होगी। सेल का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना। तो एनर्जी लेवल की बात करें, इट डिटरमाइंस most of the energy associated with the electron as well as distance from nucleus, ठीक है ना। एनर्जी लेवल की बात करें तो एनर्जी लेवल ऑर्डर, बेटा क्या होगा यहां पे, के की एनर्जी लेस होगी, एल एम एन एंड सो ऑन। इसका मतलब हम लोग लगाएंगे कि जो के सेल है, यानी फर्स्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कम है, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। इस एनर्जी लेवल को बेटा कौन सा टर्म लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों होगा, बिकॉज ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, मान इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, तो इनमें से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड कौन इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम द प्रोटॉन्स, दिस वन। सो इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोटॉन्स कंटेन द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली these electrons will be more stabilized, while these electrons, these outer electrons will be less stabilized. Obviously, if they are less stabilized, their potential will be higher, while this potential इनकी क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल जी अगर हायर है तो इसको निकालना हमारे लिए
आसान होगा, इनको बेटा डिफिकल्ट होगा। तभी अपन लोग आयनाइजेशन में भी क्या पढ़ते हैं, जितनी दूर होगा एनर्जी हमारी क्या, एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, है ना, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इन्हीं का एक और सिग्निफिकेंस आप लोग देखा होगा बेटा, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आगे चल के यही क्या होगा, पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड का जो नंबर है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे मान लिया सपोज करिए हमने गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ज़ेनॉन 4f7 5d1 6s2, मान लिया गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी लास्ट सेल कौन सी है, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज इन द सिक्स्थ सेल, इसका मतलब 6 पीरियड में है, बोले ना बेटा 6 पीरियड में, ठीक है ना, ये इसका मतलब हम लोग लगाएंगे, ठीक। तो ये था बात कुछ उसके लिए। नाउ सेकंड, एजीमुथल और सब्सिडियरी इसी को और नाम दिया जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक बेटा, अच्छा, सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेल्स में रहते हैं और इन सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है ना, रिवॉल्व करना रहता है। तो इस रिवोल्यूशन से क्या होगा बेटा, एक एंगुलर मोमेंटम डिस्क्राइब होगा, कि नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो हम लोग एनर्जी यहां से निकालते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज डिटरमाइंड फ्रॉम दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द व्हाट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसमें भी रहती है, ऑर्बिटल मोशन में भी रहती है, उसमें जैसे घूमता है ना बेटा, उसमें भी एनर्जी उसको एसोसिएटेड रहती है, ठीक। फिर एक और चीज स्टूडेंट्स है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये बेसिकली बताता है कि एक जो सेल है, एक सेल जो है कई सबसेल से, एक सेल में कई सबसेल होते हैं। कितने अब सबसेल होंगे इसका कैसे पता चलता है, इसकी वैल्यू आ जाती है कहां से बेटा, इसकी वैल्यू से जाती है कहां पे, 0 से n-1 तक, है ना। तो अगली बात करते हैं यहां पे वैल्यूज ऑफ L, है ना, कितना आ जाए बेटा, 0 1 एंड कहां से n-1 तक, ठीक है ना। यानी ईच सेल इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू वेरियस सबसेल्स या वेरियस सब एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है सब एनर्जी लेवल या सबसेल कहा जाता है। तो किसी सेल में कितने सबसेल होंगे वो इससे पता चलता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा, किसी सेल में कितने सबसेल होंगे। जैसे मैं आपसे जनरल बात करूं, एक सेल में कितने सबसेल होंगे, आंसर है मान लिया 5th सेल है तो कितने सबसेल होंगे, 5।
भाई 0 आ गया ना बेटा। 6 सेल है तो कितने होंगे? 6। 1 शेल है तो 1 अंशवान। साथ ही साथ ये सबशेल का शेप बताता है, सबशेल का शेप बताता है कैसा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर tells us सबशेल, ठीक। अच्छा, जब बेटा यहां पर L इज इक्वल टू 0 है तो कौन सी सबशेल आती? S आएगी, है ना। यहां पे आ जाएगी S, और इसकी वैल्यू जब 1 आएगी तो P, तो D, 3, 4, 5, S, P, D, F, G, H एंड सो ऑन। अब मान लीजिए स्टूडेंट, सपोज करिए, मान लिया n इज इक्वल टू 5 है, तो ऐसे लिखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, तो l की वैल्यूज क्या होंगी? देन l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। इससे बेटा क्या बनेगी? 5s। 0 से बनेगा s, 0 से बेटा s, और इस s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 5 होगा। ये 5p, ये 5d, ये 5f, ये 5g, ठीक है, ऐसे आएगा। फिर एक और चीज है, इसका एविडेंस कैसे मिलता है? इसका एक एविडेंस है बेटा, जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो जैसा मान लिया किसी एक सेल से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है दूसरी सेल में, तो उस स्पेक्ट्रा को जब हम स्टडी करते हैं तो ग्रुप्स ऑफ लाइंस मिलते हैं। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रा टेल्स अस, प्रूफ्स कि यहां पर एक सेल कई सबसेल से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे मान लिया सपोज एक थर्ड सेल है, थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं, तो थर्ड सेल में बेटा 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा। तो 3s वाला जाएगा, 3p वाला इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया, 3d वाला माइग्रेट किया, तो 3s वाली सेट ऑफ लाइन अलग हो गई, 3p की अलग हो गई, 3d वाली अलग हो गई। समझ गए? तो यहां पर क्या आएगा? यहां पे एक तो ये आ गया, यहां पे इसको ऐसे कहा जाता है, समझ गए ना। तो ग्रुप्स ऑफ लाइंस, ग्रुप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व इन स्पेक्ट्रा टेस्टिफाइज, ठीक है ना, प्रूफ्स कि यहां पर एक सेल जो है कई सबसेल से मिलकर बना हुआ है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। कोई डाउट क्वेश्चन किसी का है बेटा? हालांकि इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जो शीट मिली दैट इज एनफ, है ना, उससे आप लोग पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम आपको नोट्स तब बनवाएंगे जब हम आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे आनादिशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, वहां से बनवाएंगे नोट्स। अभी तो जो आपको ये मिल रहा है इससे आप पढ़ ही रहना है। वहां से आएगा केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स बनवाएंगे, बाकी शीट तो मिलेगी। नेक्स्ट इज वॉट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ठीक।
तो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है विदिन ए सबशेल, विदिन ए सबशेल, एक सबशेल के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है। अब ओरिएंटेशन कैसा आता है मैं आपको समझाता हूं। पहले एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं, फिर मैं आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताता हूं कैसे यहां पे काम करता है। जैसे सपोज करिए एक ये बेटा पी ऑर्बिटल्स हैं, इतना तो आप लोग जानते हैं। पी एक तो शुरुआत कर सकते हैं आप 11th के होते तो मैं शायद यहां से इलस्ट्रेशन पहले पढ़ाता फिर इलस्ट्रेशन देता, है ना। जैसा मान लिया ये यहां पर ये पी ऑर्बिटल है बेटा, है ना, और मान लिया 2px है, 2py है और 2pz है ना। ये 2pz 1 2 3 ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, ठीक है। एक एनर्जी लेवल ये 2p की हो गई मान लिया, ठीक है। और मान लिया यहां पर ये अपना यहां पे सपोज करिए 3s है, 3s का एनर्जी लेवल ये है। थोड़ा और ऊपर बना देता हूं, मान लिया ये 3s है, तो इस पे मान लिया इस एटम पर हम रेडिएशन डालते हैं। तो जब रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां माइग्रेट कर गया ना माइग्रेशन। अच्छा जब माइग्रेशन कर जाएगा तो आपको जैसा मान लिया आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डाला, बहुत सारे उसमें वेवलेंथ होंगे ना बेटा, बहुत सारे वेवलेंथ हैं, लेकिन उनमें से मान लीजिए इसका सपोज करिए यहां पर x किलोजूल एनर्जी इसके बीच की है। तो उस रेडिएशन से, उस रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, कौन सा वेवलेंथ गायब हो जाएगा? जिसकी वेवलेंथ x के करस्पॉन्डिंग है। जिस रेडिएशन बेटा वो तो गायब हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना 7 कलर होते हैं ना विबग्योर। तो जब आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा T2G से जब Eg में इलेक्ट्रॉन जाता है, मान लिया सपोज करिए वॉलेट वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया, तो आपको कैसा दिखता है? येलो दिखता है ना। तो ऐसे यहां भी मान लिया x किलोजूल के करस्पॉन्डिंग वाला वेवलेंथ मान लिया एब्जॉर्ब हो गया ना। तो स्पेक्ट्रम में हमें वो नहीं दिखेगा, बाकी सब कलर दिखेंगे हमारे को, दिखेंगे ना बेटा। अब एक काम करते हैं बेटा, अब यहां पर इसके कांटेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड ले आता हूं। क्या लाए? मैग्नेटिक फील्ड ले आए हैं। और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहां पर एक्स एक्सिस के अराउंड ले आया है। एक्स एक्सिस के अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी कह दे सकते हैं। तो हम मान लीजिए यहां पे अब मैग्नेटिक फील्ड ले आए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाते ही जानते हो क्या होगा? एक्स एक्सिस के अराउंड। तो अब इसकी एनर्जी लेवल क्या होगी? यहां पे px यहां चला गया, 2px, 2py एंड 2pz, और इसका लेवल ये रहा। ये मैंने ऐसे क्यों कर दिया? आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी ना, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो लगा दिया मैंने यहां पे। जब एक्स एक्सिस पर मान लिया हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो क्या होगा? सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम टाइनी मैग्नेट समझ सकते हैं ना, एक मैग्नेट। तो ये जो टाइनी मैग्नेट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बेटा क्या होगा? इंटरैक्ट करेगा। या ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कांटेक्ट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी, और रिपेल करने से एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। तो सबकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, लेकिन किसी की ज्यादा बढ़ेगी, किसी की कम बढ़ेगी। किसकी ज्यादा बढ़ेगी? जो डायरेक्ट इंटरेक्शन में है, एक्स एक्सिस वाला। तो अब बेटा अगर मान लीजिए यहां पे ट्रांजिशन ले जाएंगे तो जान तो क्या होगा? यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएंगे। तो जो पहले यहां पर एक लाइन गायब हुई थी, अब क्या हुआ? अब यहां पे जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी, अब वो स्पेक्ट्रल लाइन की जगह आपको कितनी गायब दिखेंगी? 2। आपने पढ़ा होगा कि व्हेन
external magnetic field, when external magnetic field is brought in contact with a source of spectrum, then each spectral line splits into large number of spectral lines. पढ़ा ना आपने? इसको नाम क्या बोलते हैं? ज़ीमैन इफेक्ट. ज़ीमैन इफेक्ट इसमें लिखा भी होगा, आप देखिए बेटा, है ना बेटा? ज़ीमैन इफेक्ट लिखा ना आपको, जानते होंगे आप लोग. ज़ीमैन इफेक्ट है. अच्छा, अब मेरी बात सुने बेटा, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले आऊं तो इसी को स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो ज़ीमैन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा लाएंगे तो स्टार्क इफेक्ट आएगा. ठीक है ना? तो इससे हमें पता जान तो क्या चलता है, तो समझ गया ना ये. अब वापस आते हैं हम लोग, इधर देखिए. जैसे अब इधर देखना बेटा सब लोग, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया. तो पहले सेल में एक ही सब शेल है, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन हो गया. दूसरे बेटा सेल में दो सब शेल होंगी, 2s एंड 2p होगा. तो जरा सोचिए, मान लिया हमें सब शेल का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और हम सोचते हैं नहीं यार ये तो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये इस टाइप की ऑर्बिट है सर्कुलर, और मान लीजिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन में रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब जानते हो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल वाला है ना, फर्स्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. सेकंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन से भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. तो जब जरा सोचिए, यहां पे मैं जब एक्सटर्नल फील्ड लाया था तो ये हुआ था, तो यहां पर क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा उनके खुद के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे. इंटरैक्ट वर्ड ज्यादा अच्छा होगा, समवॉट अट्रैक्शन, समवॉट रिपल्शन. इंटरैक्ट करेंगे. इंटरैक्ट करने से आप मुझे बताइए, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल क्या सेम होगी? क्या अलग हो जाए? एग्जैक्टली हो जाएगी. इसीलिए आपने देखा होगा एक सबशेल के अंदर क्या होगा? फिर सबशेल हो जाते हैं, और सबशेल के अंदर फिर क्या होगा? फिर ओरिएंटेशन हो जाते हैं. इसका रीजन यहां पर क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं, यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यही बेसिक थीम है. समझ गया बेटा? समझ, इससे पता चल गया होगा आपको, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इन्हीं से क्या होगा? फर्दर क्या होगा? एक सेल वेरियस सबसेल में जाती है, और एक सबसेल क्या होगा? फर्दर क्या होगा? उसमें ओरिएंटेशन में चेंज है. एक ही सबसेल के अंदर क्या होगा? चेंजेस यहां पर आ जाते हैं. तो इसलिए हम यहां पर कहा जाता है कि बेटा वैल्यूज ऑफ एल कितने होंगे? सो एम, वैल्यूज ऑफ एम क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एल कॉमा माइनस एल माइनस 1 0. ठीक है ना? फिर यहां पे प्लस एल माइनस 1 और एल. ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 होगा ना, यानी माइनस एल से प्लस एल तक इंक्लूडिंग 0. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सबशेल में, एक जो सबशेल है, एल क्या है यहां पे? देखिए, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज कैसे होंगी? माइनस एल से प्लस एल तक इंक्लूडिंग 0. तो एल क्या है? सबशेल है. तो एक सबशेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 1. नॉट फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए सबशेल, बिकॉज एल से हम कवर कर रहे हैं. ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे? ये इसलिए इसको कहा था ओरिएंटेशन. तो यहां पर जो है बेटा क्या होगा? विद इन ए सबशेल क्या होगा? ओरिएंटेशन यहां पर आ जाएगा. ठीक है ना? तो जैसे मान लिया, समझ में आया ओरिएंटेशन? इसलिए ओरिएंटेशन बताता है. ये क्या बताता है? सबशेल बताता है, उनके शेप बताता है. ये एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है. अब वापस हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स.
if L is equal to 0, M is equal to 0, यानी यहां पर कितने ओरिएंटेशन होंगे? एक आएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑर्बिटल होगा, वन ओरिएंटेशन वन ऑर्बिटल। अगर मान लिया L की वैल्यू हम बेटा 1 ले लेते हैं, 1 का मतलब यहां पर क्या हो गया? 2p हो गया, सॉरी p हो गया, हम सॉरी 2 नहीं बोलना चाहिए, p आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? m की वैल्यू क्या हो जाएंगी? -L 0 +1, यानी एक p सबशेल में कितने ओरिएंटेशन होंगे? 3 होंगे, यानी 3 ऑर्बिटल हो गए। 1 ऑर्बिटल, 3 orbitals, 3 orientations, ठीक है ना? L is equal to 2, M is equal to -2, -1, 0, +1, +2, कितने हो गए बेटा हमें? 5 ऑर्बिटल्स, 5 ओरिएंटेशंस। L is equal to 3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, यानी 7 ऑर्बिटल्स और 7 ओरिएंटेशंस। एंड सो ऑन, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, ओके। तो जैसा मान लिया, अगर बेटा हम आपसे बात करें कि एक G है, G सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 9। देखो यहां पे 1 3 5 7 9 11, ऐसे चले। 12 + 1 से कर सकते हैं, जब ऐसे कर दीजिए, ऑड नंबर में आ रहे हैं। इवन नंबर ऑर्बिटल्स नहीं है, क्या है ये? 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद अभी मैं आता हूं यहां पे, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे, है ना? स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s, ठीक है ना? स्मॉल s आगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये स्पेक्ट्रल स्टडीज से आते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली एक ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ क्या करता है? अपनी एक्सिस पे क्या होता है बेटा? रोटेट भी करता है, स्पिन भी करता है। तो एक एक्सिस पर जब रोटेशन होगा तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोटेशंस आर पॉसिबल? ओनली टू, आइदर दिस और दिस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली यहां पर क्या कहा गया बेटा? इसको इसके वैल्यूज क्या दिए गए यहां पे? यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एस की जो वैल्यूज है क्या बोला गया? +12 और -12, in order to distinguish it from what other quantum numbers, ठीक है ना? +12 एंड -12। अच्छा, स्पेक्ट्रल स्टडीज से इसका क्या रिलेशन होगा? इसका रिलेशन है, जैसे ऐसे सोचे बेटा, मान लिया एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 2, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से सेम बिहेवियर करेंगे, अलग अलग करेंगे? बोलो, अलग अलग करेंगे। अगर मान लिया किसी का जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? स्पिन। जो मोमेंटम उसका डायरेक्शन अलग होगा, एंटी क्लॉकवाइज का अलग होगा। तो ये एक्सटर्नल फील्ड से क्या करेंगे? इनका बिहेवियर सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग होगा। जब अलग होगा तो क्या होगा? अगर स्पेक्ट्रम देखेंगे तो क्या होगा?
दोनों की स्पेक्ट्रल लाइन एग्जैक्टली सेम लाइंस पर आएंगी, अलग अलग हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। इसलिए कहा गया था कि एक स्पेक्ट्रल लाइन डबलेट में बदल जाती है, इसे डबलेट बदल जाती है। एक क्लॉकवाइज का अलग होगा और एंटी क्लॉकवाइज का अलग होगा। और यहीं से पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में, भाई एक ऑर्बिटल में फर्दर स्प्लिटिंग तो होगी नहीं, स्प्लिटिंग किस बेसिस पर होगी? स्पिन के बेसिस पर होगी। और यहीं से कहा गया कि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन्स। ये इसका बेसिस है। कुछ समझ में आया बच्चों? ठीक है ना? आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी जो हमने लोग पढ़ा है उसके बाद अप्लाई करते हैं तो बेटा हम लोग, ठीक है ना? एक बार हम लोग बेटा कर लेते हैं। यहां पे मान लिया n इज इक्वल टू 4। एक फोर्थ सेल के लिए हम लोग सब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो आपको सबको मालूम होगा कैसे निकालना है। तो अगर n इज इक्वल टू 4 है तो बेटा l की वैल्यू से बताओ क्या क्या होंगी? n इज इक्वल टू 4 तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक आ जाएंगे ना? ठीक। अच्छा, इससे बेटा क्या बनेगा? 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है ना? m की वैल्यूज बताओ बेटा क्या क्या होंगी? 0, यहां पे बेटा -1, 0, 1। ठीक है ना? थोड़ा दूर दूर लेके देता हूं। -1, 0 एंड +1। ठीक है ना? m की वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है ना? फिर यहां से m की वैल्यू -3, -2, -1, 0 और यहां बेटा +1, +2, +3। ओके। अच्छा, अब यहां पे स्पिन की बात करें तो s इज इक्वल टू +12। ठीक है ना? तो एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे पता चल गया, 12+1। और एक वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 12+1 तो ऑर्बिटल हो गए, इंटू 2 कर सकते हैं। अब जैसे मान ली यहां की बात करें तो यहां बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके लिए +12 एंड -12 बोलो। इसके लिए +12 और इसके लिए भी +12 और 6 आ गए। यहां पे 10। ठीक है ना? +12, -12, +12 एंड -12 एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आ गए अपने इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 14, 10, 6। तो अगर हम बात करें ऐसे, देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन टोटल आए यहां पे 2, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे बेटा
10 इलेक्ट्रॉन्स और यहां बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 32। अच्छा, 32 को अगर n से रिलेशन बनाए यहां पे n इज इक्वल टू 4 तो क्या आएगा? 2n स्क्वायर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेल में, कोई सेल अगर है कंप्लीट, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2n स्क्वायर आएंगे। यानी ईच सेल कंटेन्स 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? ये प्रूफ भी यहां पे साथ साथ हो रहा है। that is number of electrons in n is equal to 4 is equal to 2n square। तो किसी सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितने हो गए? n। देखो n इज इक्वल टू 4 है, 4 सबसेल होंगे, 1 2 3 4। सेल में सबसेल, सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? ठीक है ना? एक सेल में, अच्छा एक सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे? चलिए उनकी बात कर लेते हैं। n स्क्वायर। यहां सब प्रूफ हो रहा ना? एक सेल में देखो यहां पे 16 आ जाएंगे ना बेटा। देखो यहां पर कितने हो गए? 1 4 9 7 16 n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर यानी 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ सबसेल सेम नंबर ऑफ, ठीक है ना? किसी सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? 12 + 1। जितने ऑर्बिटल हो उसका 2 गुना कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। सब पता चल जा रहा है? ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक आता है टर्म्स आपने पढ़ा होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है ना? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता देता हूं। नेक्स्ट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना? इन्होंने क्या कहा बेटा, किसी भी एटम में कोई ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनकी चारों क्वांटम नंबर क्या हो? सेम हो। अगर 3 सेम है तो क्या होगी? चौथी जरूर डिफरेंट होगी। और यहीं से एक बात पता चलती बेटा, क्या? जैसे मान लिया इसको हम कार्बन में लगाएं, सपोज करिए हम एक कार्बन में लगाते हैं, तो कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 6। मतलब लास्ट सेल में 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 2 पहले वाले हैं तो हम सेकंड सेल के लगाते हैं। ठीक है ना? तो अगर यहां पे 6 से 12 आ गया, तो अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहां पर l की वैल्यू कितने आ जाएंगे बेटा? 0 1। ठीक है ना? अब m की वैल्यू यहां पर कितने आ जाएंगी? 1 आ जाएगी। m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -1 0 +1 आ गया। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पर s की बात करें तो s यहां पर कितना आ गया? +½ और, अच्छा इसमें अगेन +½ -½ +½ -½ ठीक है ना? -½ आप देख रहे हैं आप लोग। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अगर बात करते हैं हम बेटा इलेक्ट्रॉन्स के, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है?
N L M सेम है ना, चौथी बदल गई ना। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, N सेम है 2, L की वैल्यू सेम है, M की वैल्यू सेम है, इसमें बदल गई। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये पता चलता है कि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। ये यहां पर ये सवाल कई बार कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस तरीके से यहां पर होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक और शॉर्ट में बता देते हैं, हालांकि इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक ऐसे ले लेता हूं। और वो है बेटा यहां पर नेक्स्ट क्या है, हुन्स रूल। ठीक है ना, हुन्स रूल लेता हूं, यहां इस तरह लेता हूं। हुन्स रूल। तो बेटा हुन्स ने क्या बताया, हुन्स ने यह कहा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल में सबसे पहले क्या होता है, एवरी ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। और जब पूरे डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाई हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगी, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है ना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, इसको करने से पहले एक, चलो ठीक है, पहले यहीं से बता देता हूं आपको। जैसे बेटा मान लिया ये तीन, ये मान लिया पी ऑर्बिटल है ना, ये पी है, 2px 2py एंड 2pz। तो अगर मान लिया पहला इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिया, तो हुन्स कहता है कि नहीं, अगला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आएगा और पैरेलल स्पिन्स पे आएगा। पहले तो सबको मालूम है डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल का बेटा मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लेवल सेम है। तो सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन फिल्ड होंगे एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट। तो पहले यहां पर आ गए। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, ये गलत क्यों है, एक बार मान लिया अगर हम इसके बारे में बात करें, 2px 2py 2pz ऐसे कर लें, या इसको ऐसे बेटा बना लें, 2px 2py 2pz और ऐसे बना लें। तो ये क्या होगा, गलत होगा ना, ये गलत है, ये गलत है, और ये सही है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। सवाल उठता है कि ये सही क्यों, ये गलत क्यों है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक विजुअलाइजेशन कराऊंगा। देखिए, एक्चुअली ये जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, ये यहां पर 2s हो गया, और ये यहां पर 2p हो गया। 2px मान लिया, ये मान लिया 2px है, ये मान लिया 2px, ये 2py और 2pz यहां होगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करा रहा हूं, है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और 1s एंड 2s ये बेसिकली एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग बेटा डंबल बनाते हैं 2p का, ऐसे बनाते ना कि भाई p है, एक्चुअली जो p ये होता है, इस p का बेटा मतलब हुआ, देखिए एक स्फेरिकल एरिया रीजन यहां पर है, एक यहां, दूसरा यहां।
फिर एक स्क्वायर यहां, एक स्क्वायर यहां पे, और एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो हाउ मेनी सच टाइप ऑफ स्क्वायर्स आर देयर? 6, 2, 4 है ना बेटा, आंसर रियलिटी ये। अब इसमें जानते हो क्या होगा, ये थोड़ा सा मैंने एग्जैक्टली स्फेरिकल बना, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होगा बिकॉज न्यूक्लियस को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता रहेगा, ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ये ऐसे, ठीक है ना, फोल्ड होगा ना ऐसे। शर्ट है, जब शर्ट को मैं ऐसे खींच लूं तो क्या होगा, ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा, ऐसे फोल्ड। अच्छा, यहां पर एक्चुअली क्या है बेटा, हर इलेक्ट्रॉन चाहता है, किसी एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि यार उसका न्यूक्लियस में बैठे हुए जो प्रोटॉन है उनसे बढ़िया से बढ़िया अट्रैक्शन हमारा हो। तो इस फिराक में, इस क्वेस्ट में वो क्या करते हैं, देखिए ये से घूम रहा है, ये से घूमेगा, यूं घूमेगा, तो अगला वाला जो था वो भी ऐसे घूम जाएगा, वो भी ऐसे घूम जाएगा। मतलब ये अपनी रिलेटिव पोजीशन को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। और जो ये 6 मान लीजिए सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दे विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड मिनिमम रिपल्शन अमंग देमसेल्व्स। और ऐसा होने पर आप मुझे बताइए इस न्यूक्लियस पर कितना एंगल बनाएंगे, 90, 2, 4 और 6। और मान लिया हर लोब में एक इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बेटा बताइए इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में आपस में मिनिमम रिपल्शन हो और इसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो, और इसको मेंटेन रखने के लिए आपस में एंगल कितना बनाएंगे, तभी आपने देखा होगा पीएक्स, पीवाई और पीजेड के बीच एंगल कितना होता है, 90 होता है। 1, 2, 4 और 6। और ये जो 6 स्पॉट जगह है बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस से सब बराबर की दूरी पर है और सब ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम। अच्छा, जब घूमेंगे एक बार जरा सोचो बेटा, मान लिया किसी वक्त यहां एक इलेक्ट्रॉन था और उस वक्त यहां इलेक्ट्रॉन, मान यहां भी इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन जिस वक्त ये ऑर्बिटल यहां था उस समय यहां एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी तो घूम रहा होगा ना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां बैठा था तो यहां एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां था तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो मुझे बताइए ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से दोनों इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इस इंस्टेंट पर बराबर का अट्रैक्शन फील करेंगे, अनइक्वल फील करेंगे? वेरी गुड, अनइक्वल फील करेंगे। लेकिन जैसे ही घूमेंगे क्या होगा, जो घटना इसके साथ हुई, हो सकता है अगले क्षण वो घटना इसके साथ हो सकता अगला घटना जो है वो किसी दूसरे के साथ हो। ऐसा होने से क्या होगा, on an average each and every electron will experience क्या, same force of attraction from the nucleus। जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, हर बच्चे का इंटेंशन क्या होगा कि यार नहीं, मैं सर से मेरा कांटेक्ट बढ़िया रहे। तो अगर उसके सामने कोई बच्चा बैठा हुआ बड़ी हाइट का, तो क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा। या फिर हम रोटेट कराते रहे पीरियोडिकली, नहीं अब तुम इधर बैठोगे उधर बैठो, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल गेट इक्वल अटेंशन। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑलवेज ट्राइज to minimize repulsion among themselves and maximize attraction with the nucleus in this। इसको पाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा था, आपस में एक दूसरे को क्या होगा, एक्सचेंज कर। अब देखिए एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया। इस वक्त अगर मैं इसको पीवाई कह दूं तो ये क्या है, पीएक्स। तो कभी जिसको भी तुमने पीएक्स कहा वो कभी पीवाई बन जाएगा। तो ऐसे बेटा क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर चला गया, अब इनमें आपस में चेंज हो गया, इनमें आपस में चेंज हो गया।
तो हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर देयर? 3 एक्सचेंजेस। तो ये एक्सचेंज करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं। क्यों? सो दैट ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन के साथ सुख और दुख बराबर का मिले, अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर का मिले। इससे क्या होगा? सभी की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, मोस्ट स्टेबलाइज रहेगी। तो जो एक्सचेंज करते हैं इससे क्या होगा? इनका स्टेबलाइजेशन बढ़ता है, और इसी स्टेबलाइजेशन का हम लोग नाम देते हैं क्या? आप लोग जानते होंगे, एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सचेंज, एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। इट इज रिलीज्ड। जैसे अभी जैसे मान लिया बेटा, एक कार्बोनेट का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये मैंने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना लिया, ये मैंने बनाया। आप कहते हो मैं तो ये सर बना रहा हूं, आपने कहा सर मैंने तो ये वाला बनाया, अगले ने कहा नहीं मैं तो ये वाला बना रहा हूं। व्हाट इज दिस? दे आर सेम। जितनी कैपेबिलिटी इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की है, उतनी इसकी भी है और इसकी भी है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो जैसे यहां रेजोनेंस होता है, वैसे यहां इस सबशेल के अंदर जानते हो क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन अनदर टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स, और इससे एनर्जी जो निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। यहां से स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी, ये एक्सचेंज एनर्जी। आप कहते हैं ना जितना ज्यादा एक्सचेंज रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। हम कहते हैं जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा। अब देखिए एक दूसरा देखिए, मान लिया सपोज करिए बेटा इसको मैं ऐसे बना दूं, इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी? 1 1 1 1 1 बेटा हुई ना, ई। इसको हम बोलेंगे 3, एक्सचेंज एनर्जी इक्वल टू -3E। एक एक्सचेंज से ई एनर्जी निकलती है, यहां पे एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी? -E। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज हुआ? ये ज्यादा स्टेबलाइज, मोस्ट स्टेबलाइज। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाफ फील्ड मोस्ट स्टेबल होगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल देन दिस वन। समझे बेटा? तो अभी कुछ और चीजें बतानी, लेकिन टाइम थोड़ा खत्म हो रहा, तो इसी को आगे मैं कैरी ऑन करूंगा अगली क्लास से। अगली क्लास में आप लोग इसको थोड़ा एक्सचेंज एनर्जी पढ़ लेना, ठीक है ना? ये पढ़ के आ जाना, फिर बाकी अगली क्लास में कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम आपको लिखना सिखाएंगे, ठीक है? और फिर इस पर आपको एक डीपीपी देंगे होमवर्क के लिए अगले क्लास के बाद, क्योंकि इस पूरा पढ़ने के बाद ही आप लोग कैपेबल हो पाएंगे डीपीपी वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो कुछ बहुत समझ में आया बच्चों? आज नहीं आया है? ओके, कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं किसी का? ओके।